ओके, चलिए एफबीडी के अब कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं जिनके बेसिस पे हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे केस ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है ना। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है, सिचुएशन क्या है, अपेरेंट वेट। एक्चुअली एलिवेटर में क्या होता है, एलिवेटर में हमारा जितना वेट होता है हमें उससे तो कम फील होता है या ज्यादा फील होता है, वही केस हमको देखना है। तो अपेरेंट वेट इन एन एलिवेटर, apparent weight in an elevator, ठीक है। चलिए किसी एलिवेटर में अगर हम वेट को देखते हैं, ठीक है, फंडा क्या है, उसके लिए हमें एक वेइंग मशीन का फंडा भी जानना जरूरी है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, या आप देखिए हमें वेइंग मशीन को जानने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक। मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट तो जानते हैं आप, किसी भी बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के लिए जो रिक्वायर्ड कैबिन होता है, दैट इज लिफ्ट, ठीक है ना। इस लिफ्ट का क्या फंडा होता है, इसका ये फंडा होता है कि यहां से एक स्ट्रिंग जुड़ी होती है और वो इस तरीके से इसमें ऊपर नीचे के लिए। अब यहां पे क्या होता है, अगर यहां पे एक वेइंग मशीन रख दी जाए और इस पे किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो दिस इज वेइंग मशीन। दिस इज वेइंग मशीन। अब इस वेइंग मशीन पे एक इंसान खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन इज मासलेस एंड कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस एलिवेटर। इस एलिवेटर का एक पार्ट इसको कंसीडर किया जा सकता है और इस पे एक इंसान खड़ा हुआ है। तो अगर मैं मास ऑफ मैन मान लेता हूं 60 किलोग्राम, ठीक है ना, और जी की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये एलिवेटर ऊपर चल रहा है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। तो रीडिंग क्या होगी, अब वेइंग मशीन क्या देती है, मास। वेट थोड़ा ही बताती है वेइंग मशीन, वेइंग मशीन तो मास बताती है, भले ही उसका नाम वेइंग मशीन हो, वेट मशीन, बट दैट गिव्स एज अ रीडिंग मास, ठीक। तो एक्चुअल में वेइंग मशीन का फंडा क्या होता है, ठीक है। वेइंग मशीन वेइंग मशीन का फंडा क्या होता है, मान लीजिए ये वेइंग मशीन है, इसमें क्या होता है, इतना ये डिस्प्ले बोर्ड होता है, इसमें यहां पे कुछ भी रीडिंग आ जाएगी। तो ये वेइंग मशीन एक्चुअल में करती क्या है, वेइंग मशीन अपने ऊपर लगने वाले, जो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है F, उसको मेजर करती है और F को डिवाइड करके G से आपको रीडिंग पकड़ा देती है, ठीक है। वेइंग मशीन पे ऊपर से जितना भी फोर्स लग रहा होता है वो उस फोर्स को मेजर करती है और उस फोर्स को G से डिवाइड करके आपको रीडिंग दे देती है। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्लियर। अब हमें केवल वेइंग मशीन पे लगने वाला फोर्स, यानी कि F क्या है, F इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, अब एलिवेटर है, एलिवेटर में देखते हैं वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लगता है जब ये ऊपर जाता है, ठीक है। अब उसी फोर्स को G से डिवाइड करके, G क्या है,
जी एक प्रोग्राम्ड वैल्यू है, इस जगह जी की वैल्यू मान लीजिए 9.8 है, तो वेइंग मशीन में फीड कर दिया जाएगा कि वेइंग मशीन को जितने भी फोर्स से दबाया जाए उस फोर्स को मेजर करके उसको 9.8 से डिवाइड करके यहां पे रीडिंग डिस्प्ले कर दी जाए। ठीक है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले पैनल है ये, समझ लीजिए, जहां पे रीडिंग डिस्प्ले होती है। तो जो भी फोर्स होता है उसको जी से डिवाइड करते हैं, वही इसकी रीडिंग बन जाती है। अब नौ आ जाते हैं हम केस पे अपने। ठीक है ना। केस क्या है? केस ये है कि हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, ये, ठीक है ना। इस एलिवेटर में एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ये, ठीक है ना। इस वेइंग मशीन पे एक इंसान खड़ा हुआ है, यूं, और वेइंग मशीन को ऊपर ले जाया जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से। फिलहाल इस ए की वैल्यू आप 2 ले सकते हो। ठीक है ना। तो फाइंड रीडिंग, फाइंड रीडिंग। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे यहां पे हमें रीडिंग लेके आनी है। यहां पे दो चीजें हैं, मैन प्लस बॉक्स। क्या चीजें हैं? मैन प्लस बॉक्स। बॉक्स क्या है? एलिवेटर। दिस इज एलिवेटर, दिस इज एलिवेटर बॉक्स। ठीक। अब पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहां पे एफबीडी बनाता हूं केवल एलिवेटर का, मान लीजिए मैं केवल एलिवेटर का एफबीडी बनाता हूं यहां पे, ठीक है। एलिवेटर पे क्या हो रहा है? एलिवेटर पे ऊपर की तरफ कुछ टेंशन लग रही है टी की, ठीक है, या हाँ, और ये है वेइंग मशीन, ठीक है। अब वेइंग मशीन का अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो वेइंग मशीन पे मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एन। जब ये मैन खड़ा हुआ है और एलिवेटर को ले जाया जा रहा है ए इज इक्वल टू 2 से ऊपर, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाया जा रहा है ए इज इक्वल टू 2 से, तो समझ लीजिए इस पे एन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। क्लियर? अब अगर इस पे एन फोर्स लग रहा है एलिवेटर में रखी हुई वेइंग मशीन पे, तो इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? रीडिंग होनी चाहिए एन अपॉन जी। ये चीज यहां पे रीडिंग बन जानी चाहिए। अब मैन का एफबीडी बना लो आप, ये है मैन। आप देखिए मैन पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। मैन पे डेफिनेटली ये जो मैन के खड़े होने से वेइंग मशीन पे नॉर्मल लग रहा है, वेइंग मशीन को एन फोर्स से दबाया जा रहा है, तो वेइंग मशीन भी मैन को कितने फोर्स से दबाएगी? एन से, ठीक है ना। अब मैन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, क्या? mg, और उसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन है a ऊपर को, तो ऊपर को लगने वाला फोर्स n माइनस mg बराबर होना चाहिए m इंटू ए के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? mg प्लस ma, यानी कि m इंटू जी प्लस ए, ये आपके n की वैल्यू आ गई। अब आपको g भी पता है, a भी पता है, m भी पता है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, यानी कि n की वैल्यू आ गई 720 न्यूटन। तो रीडिंग कितनी आ गई? रीडिंग आ गई आपकी n अपॉन जी, यानी कि 720 बाई 10, 72 किलोग्राम। यह आपका आंसर देगी वेइंग मशीन। देखिए एलिवेटर में रखी है वेइंग मशीन, वेइंग मशीन पे मान लीजिए एन फोर्स लग रहा है। क्यों? अगर आप खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप खड़े हुए हैं इस तरीके से, तो एक तो आपका वेट ही वेइंग मशीन को दबा रहा है, ऊपर से एलिवेटर की लोअर फ्लोर वो नीचे से इसको दबा रही है, तो एक तो आपके पैर दबा रहे हैं, ऊपर से नीचे एलिवेटर की लोअर सरफेस दबा रही है, तो वेइंग मशीन को जितना प्रेशर फील करना चाहिए उससे ज्यादा होता है उस पर, ठीक है, उससे ज्यादा होता है। तो कितने न्यूटन हो जाता है? 720 न्यूटन। 720 न्यूटन को अगर मैं जी से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 72 kg। अब ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा देती है, दिस इज अपेरेंट मोर,
अगर एलिवेटर नीचे चले, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एलिवेटर नीचे चले, इफ एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन ए, तब मैन का एफबीडी क्या हो जाएगा? तब मैन का एफबीडी हो जाएगा किस तरीके से? मान लीजिए नॉर्मल लग रहा है इस पे ऐसे, क्योंकि वेइंग मशीन अगर ऐसे है तो उस पे नॉर्मल मान लीजिए एन लग रहा है। ये एन वो फोर्स है जो वेइंग मशीन को दबा रहा है, ठीक है। तो ये है एन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा a। तो क्या होगा? mg माइनस n इज इक्वल टू एम ए। यहां से क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू mg माइनस एम ए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 480, यानी कि रीडिंग इसके अकॉर्डिंग रीडिंग कितनी हो जाएगी? 48 किलोग्राम। तो आप देखिए, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है एलिवेटर तो वेट कम फील होता है। कितना हो जाएगा? 48 केजी फील होगा वेइंग मशीन को, और वो अगर ऊपर चलता है तो 72 केजी फील होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। अगर एलिवेटर नीचे चलता है, ठीक है, तो वेट कम फील होता है, ठीक। अब यहीं से इस कैलकुलेशन से देखिए आप, यहां पे ये जो कैलकुलेशन है, अगर n माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना होता है? n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हुआ, ठीक है ना। अगर इस a की वैल्यू g के बराबर होगी तो रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0। इसी चीज को बोलते हैं वेटलेसनेस। अगर कोई एलिवेटर g के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है तो वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी? 0, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ये वेटलेसनेस जो वर्ड है, इसका मीनिंग आई होप आपको समझ आया होगा। वेटलेसनेस मतलब जब वेइंग मशीन की रीडिंग 0 हो जाए, यानी कि आपको अपना वेट फील ना हो। अपना वेट फील होना कम बंद होगा जब एलिवेटर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जैक्टली g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आपका वेट 0 हो गया है। चलिए खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। वेइंग मशीन के फंडे पे ही बेस्ड है। देखिए क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए एक वेइंग मशीन है। ये एक स्ट्रिंग है जो यहां से पास होके यूं जा रही है अंदर, ठीक है ना। यहां पे एक वेइंग मशीन रखी हुई है इस तरीके से, इस पे एक मैन खड़ा हुआ है। इसको पकड़ के, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो वेइंग मशीन है, ठीक है, इस तरीके से है। यहां पे इस मैन का मास है 60 केजी, और ये जो एलिवेटर का बॉक्स है इसका मास है 30 केजी, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर ये इस स्ट्रिंग को छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा, और स्ट्रिंग को जोर से खींचेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इस वक्त इसने इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है। इस वक्त इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहां पे इक्विलिब्रियम मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0, ठीक है। तो डेफिनेटली इसने यहां पे कुछ फोर्स लगा रखा होगा, F। तो फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स, F कितना है, रिक्वायर्ड फोर्स F कितना है जिससे ये यहां पे स्टेबल रहे, इसको ये पकड़ के खड़ा रहे, स्टेबल रहे। रिक्वायर्ड फोर्स बताना है कितना है। अब आप एक चीज बताइए मुझे,
इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, दूसरी चीज ये भी है, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेट मशीन। वेट मशीन की मुझे रीडिंग भी पता करनी है, कितनी आएगी। क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप ट्राई करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। ओके, चलिए हम काम करते हैं। हमारे पास 2 टारगेट हैं। पहला तो हमें ये फोर्स निकालना है कि कितने फोर्स से पकड़ के इसको खींचे हुए हैं। दूसरा हमें बताना है वेइंग मशीन की रीडिंग। इसके लिए मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, मुझे मैन का एफबीडी बनाना पड़ेगा और बॉक्स का एफबीडी बनाना पड़ेगा। केस ए में एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम का? 0। ये मुझे फैसिलिटी मिल गई है। ठीक है, ये मुझे जो फैसिलिटी मिली है यहां पे, इसका मैं यूज करूंगा भरपूर। तो मैं पहले मैन का एफबीडी बना लेता हूं। ठीक है, देखिए, चलिए, ये मैन है। ठीक है, ये इसके हैंड्स है और ये सिचुएशन है। अब मान लीजिए इसने वेइंग मशीन को N फोर्स से दबाया हुआ है, N से, तो डेफिनेटली इसके पैरों में भी ऊपर कितना फोर्स लगेगा? N। अब एक चीज और पता है मुझे कि अगर ये वाला फोर्स F है तो इसमें एग्जिस्ट करने वाला टेंशन F के बराबर ही होगा। तो यहां पे इसके हाथों में ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू T। अब इसका खुद का वेट भी है नीचे की तरफ जो लगेगा, नीचे की तरफ कितना लगेगा? mg, और एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ऊपर को लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे को लगने वाले फोर्स। इक्वेशन क्या बनेगी? T प्लस N इज इक्वल टू दैट mg। ये नंबर 1 इक्वेशन। किसका एफबीडी बनाया है हमने? ये किसका एफबीडी है? दिस इज एफबीडी ऑफ मैन। क्लियर? अब बॉक्स का एफबीडी बनाते हैं। यहां पे एफबीडी ऑफ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स का एफबीडी किस तरीके से बना पाओगे आप? ठीक है, मान लीजिए बॉक्स पे ऊपर की तरफ देखिए, अगर इसमें यहां पे टेंशन T है तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T होगी। ठीक है, तो यहां पे टेंशन लगेगी T। अब जो वेइंग मशीन है वो तो बॉक्स का पार्ट है, उस बॉक्स पे लग रहा होगा फोर्स नीचे की तरफ N, और खुद इस बॉक्स का mb इंटू जी लगेगा नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स। तो मैं इक्वेशन क्या बना दूंगा? T इज इक्वल टू mb इंटू जी प्लस N। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देखो, दिस इज मैन ऑफ मास। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हो जाएगी 600 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? T प्लस N इज इक्वल टू 600 और यहां पे T इज इक्वल टू कितना? 300 प्लस N। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये वाला N और वो वाला N कट जाएगा। 2T की वैल्यू, ठीक है ना, 1 प्लस 2 किया तो यहां से 2T की वैल्यू आ गई 600 प्लस 300 900। तो T की वैल्यू आ गई 450 न्यूटन। यही हमारा एक आंसर है। अब हमारा ये अगर आंसर है तो N की वैल्यू क्या होगी? T प्लस N इज इक्वल टू कितना है? 600। तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 माइनस 450 यानी कि 150 न्यूटन। तो रीडिंग क्या होगी? व्हाट विल बी द रीडिंग? रीडिंग विल बी N अपॉन G यानी कि कुल 15 किलोग्राम। इट्स वेरी डिफरेंट रिजल्ट। कैसे?
जिस इंसान का मास 60 किलोग्राम है, वेइंग मशीन कितना दे रही है? 15 किलोग्राम। रियलिटी में कितना है? रियल इज 60 किलोग्राम, पर वेइंग मशीन कितना दे रही है? 15 किलोग्राम। इट्स अ बिग डील। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अब अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? बी पार्ट में यह पूछा गया है कि उस वक्त एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन नहीं, रीडिंग कितनी होगी? ठीक है, या रीडिंग इज इक्वल टू 60 किलोग्राम होगी, तब टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर आपको रियल मास चाहिए, ठीक है ना, यानी कि रीडिंग जो है वो बिल्कुल रियल है, उस केस में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे? मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए कि अगर वेइंग मशीन में मुझे बिल्कुल राइट मास चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो रिलीज करना पड़ेगा या उसको और खींचना पड़ेगा? तो आपको बताना है कि टेंशन की वैल्यू कितनी रखूं, मैं फोर्स को बढ़ाऊं या कम करूं, बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं या फिर कम करूं, वो मुझे बताना है। अगर मुझे रियल रीडिंग चाहिए तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अगर मुझे रियल रीडिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 600, पहले ही पता है, क्योंकि रियल रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 60 kg, यानी कि n/g की वैल्यू 60 आनी चाहिए, तो n की वैल्यू तो 600 आनी चाहिए, तो मुझे पहले ही पता चल गया। लेकिन इस बार एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तभी रहता है जब रीडिंग 15 आती है। अब रीडिंग को अगर आप 60 लाना चाहोगे तो डेफिनेटली कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, या तो रिलीज करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, और दोनों केस में एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो अब मुझे सारी एफबीडीज दोबारा बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम मैन का एफबीडी फिर से बना लेते हैं। ठीक है, मैन का एफबीडी अगर हम फिर से बनाएंगे ऐसे यूं, तो मैन ने क्या किया हुआ है? टेंशन चेंज कर दिया है। तो मैन ने अगर टेंशन चेंज कर दिया तो ये वैल्यू टी हो गई, नीचे वाला नॉर्मल हमें पता है एन हो गया, और इसका मास कितना है यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 600। उसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए ऊपर की तरफ ए है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी टी माइनस एन और माइनस 600, टी प्लस एन माइनस 600 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस मैन 60 इंटू ए। ये इक्वेशन बनी, क्योंकि अब इस मैन का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ना ऊपर को, क्योंकि ऐसे खींचेगा तो मैन और एलिवेटर दोनों चलेंगे ऊपर ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू डायरेक्शन ऊपर होगी, नॉर्मल ऊपर होगा, इसका वेट नीचे होगा 600 और एक्सेलरेशन होगा ऊपर। तो टी प्लस एन माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बॉक्स का एफबीडी अगर हम बनाएंगे यहां पे, तो बॉक्स का एफबीडी कैसे बनेगा? बॉक्स पे ऊपर की तरफ टेंशन लगा T, और यहां पे नॉर्मल फोर्स कितना लगा वेइंग मशीन पे? N, और नीचे की तरफ कितना? 30G, 300 लगा लो, 30G लगा लो, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हुआ? A। तो आंसर क्या होगा? T माइनस N और माइनस 300 इज इक्वल टू 30A। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो यहां पे इसको n की वैल्यू कितनी है? 600। इनको माइनस कर लो, एक तो इस वाले n से ये 600 खत्म हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? यहीं पे t की वैल्यू आ गई 60 इंटू ए। ठीक है ना, इस t की वैल्यू आप यहां रख सकते हो इसमें, तो 60A माइनस 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 30A। 60A ये, 30A ये, तो ये कितना हो गया? 900 इधर हो गया, और 30A यहां पे होगा। A की वैल्यू कितनी हो गई? 30।
अगर a की वैल्यू 30 हो गई तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो गई 1800 न्यूटन। एक तो हमारा ये आंसर है, ठीक है, ठीक है ना, और यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका। आप देखो टेंशन कितनी होगी 1800 न्यूटन, पहले टेंशन कितनी थी 450, इसका मतलब उसके और जोर से खींचना पड़ेगा, उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले कितना लगा रहा था वो 450 न्यूटन, अब कितना लगा रहा है 1800 न्यूटन। तो उसको अगर सही रीडिंग चाहिए, अपना मास वेइंग मशीन में बिल्कुल सही रीड करना है, 60 केजी रीड करना है, तो उसे इसको ऐसे खींचना पड़ेगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऐसे खींचने से वेइंग मशीन नीचे से दब रही है, उसके पैर ये हैं, वेइंग मशीन नीचे से ऐसे दब जाती है यूं जाके, और ऊपर से तो प्रेशर आ ही रहा है। तो 60 करने के लिए उसे इसको ऐसे खींचना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद एक केस और लेते हैं जिसमें 2 टाइप के एक्सेलरेशन यूज होंगे। देखिए क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें एक ब्लॉक मूव कर रहा होता है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है जो ब्लॉक से जुड़ी हुई है वो दूसरी पुली से जुड़ी होती है, यानी कि ब्लॉक के साथ साथ पुली भी मूव करेगी। अब उस पुली पे फिर से एक ब्लॉक सिस्टम हैंग कर देते हैं, अटैच कर देते हैं उससे। तो एक तो पुली का एक्सेलरेशन होता है, ऊपर से जो 2 नेक्स्ट वाले ब्लॉक हैं उनके डिफरेंट मास की वजह से और एक्सेलरेशन आ जाता है। उन केसेस में दोनों के दोनों एक्सेलरेशन को किस तरीके से डील करना है, ये मुझे इस एग्जांपल में देखना है, ठीक है। देखिए सिचुएशन क्या है, ये एक बड़ी पुली है ऐसे, ठीक है। इस पुली पे इस तरीके से एक मास लटका हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मास क्या है m1, ठीक है। अब ये पुली जो आ रही है ये आ रही है नीचे यहां तक, ये पुली चलते चलते नीचे आ गई है। अब ये एक नेक्स्ट पुली से, सॉरी, ये स्ट्रिंग चलते चलते नीचे आ गई है और ये एक नेक्स्ट पुली से जुड़ी हुई है इस तरीके से यूं यहां पे। अब यहां पे इस पे फिर से एक मास और लटका हुआ है, दिस इज m2, और यहां पे एक ये वाला मास लटका हुआ है, दिस इज m3, ठीक है। अब बताना है कि इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ a है, ठीक है ना, और पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a0 है, ठीक है ना। a0 इज एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू पुली 2। दिस इज 2 नंबर पुली and this is 1 number pulley with respect to pulley 2। इस A नोट का मीनिंग क्या है? इस A नोट का मीनिंग ये है कि अगर यहां पे इस जगह पे कोई बैठा हुआ है, यहां पे कोई बैठा हुआ है, तो उसको इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A नोट और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A नोट दिखाई देता है इस पे बैठे हुए को, जबकि ये खुद कितने से नीचे चल रहा है? ये खुद A से नीचे चल रहा है, अगर वो A से ऊपर जा रहा है तो। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मेरा पर्पज यहां पे क्या है? मेरा पर्पज ये है कि इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का रियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं कितना है, ठीक है ना। डिपेंड करता है इनके मासेस पे, क्योंकि इसका मास अगर बहुत कम है, ठीक है, तो पुली नीचे जाएगी, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा। हो सकता है इसका मास बहुत ज्यादा और ये नीचे जा रहा हो, ये इनके साथ साथ ये ऊपर जा रहे हो, इसका मास ज्यादा हो, ये नीचे जा रहा हो, तो कोई सा भी एक्सेलरेशन कम या ज्यादा हो सकता है। हमें उन सब चीजों से बाहर आना है और एक जनरल मेथड डेवलप करना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कोई ऐसा तरीका हम डेवलप करते हैं जिससे कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है ना। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है
ए ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली इसका ए नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। अब अगर इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। आप ये देखो, इस पे बैठे हुए इंसान को ये वाली चीज अपनी तरफ आती हुई दिख रही है ए नोट एक्सेलरेशन से, इस पे बैठे हुए इंसान को ये वाली चीज अपनी तरफ आती हुई दिख रही है ए नोट के एक्सेलरेशन से, जबकि ये खुद नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन तो ए नोट माइनस ए होना चाहिए। आप खुद देखो, कोई गाड़ी आपको अपनी तरफ 15 की स्पीड से आती हुई दिख रही है और आप खुद 5 से आगे जा रहे हो, तो एक्चुअल में वो 10 से आ रही है। इसी तरीके से बिल्कुल ये होगा, ये खुद ए से नीचे जा रहा है लेकिन इसको इसका एक्सेलरेशन ए नोट दिख रहा है, तो रियलिटी में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा, ए माइनस वो ए नोट माइनस ए, ये होगा। और अगर ये नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो इसका रियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ए प्लस ए नोट। अब ए नोट माइनस ए और ए प्लस ए नोट लेके इनकी इक्वेशन बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं इनकी इक्वेशंस बना देता हूं। मान लीजिए इसमें टेंशन कितना है T1 और इनमें टेंशन कितना है T2, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी M1 की। M1 पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1, नीचे की तरफ क्या लग रहा है M1G, और इसके बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है A, तो इक्वेशन क्या बनेगी T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ठीक है। और इस M2 की इक्वेशन क्या बनेगी, M2 पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T2, नीचे की तरफ क्या लग रहा है M2G, और इसके बावजूद इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना A नोट माइनस A, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A माइनस A नोट, M2 इंटू A माइनस A नोट, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है ना। फिर मैं आपको थोड़ा इसकी नेक्स्ट वाली इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूं। ओके, मुझे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, देखिए। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो M2 इंटू A नॉट माइनस A, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी इस वाले ब्लॉक की हो गई, ये वाली इक्वेशन आपकी उस वाले ब्लॉक की हो गई। इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखिए। इस ब्लॉक में क्या होगा M3 में, अगर ये M3 है तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, नीचे की तरफ क्या लगेगा M3G, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा A प्लस A नोट, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी M3G माइनस T इज इक्वल टू M3 इंटू A प्लस A नोट, ठीक है ना। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अननोन क्या क्या है, ठीक है, अननोन क्या क्या है यहां पे, अननोन यहां पे है T1, T2, A एंड A नोट, 4 अननोन है। और इक्वेशन कितनी है 3, 1, 2 और 3। फोर्थ इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, फोर्थ इक्वेशन बनेगी इस पुली से। इस पुली को देखो, इस पुली पे ऊपर की तरफ टेंशन T1 है और यहां पे इस तरफ की टेंशन कितनी है T2, ठीक है। और ये जो थर्ड इक्वेशन में ये T2 ही चल रहा है टोटल, ठीक है ना। यहां पे भी ये वाली टेंशन T2 है तो ये T2 रहेगी, तो ये कितनी होगी T2। अब पुली का मास कितना है 0 और पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है A, तो इक्वेशन क्या होगी 2T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली और मल्टीप्लाई बाई A विच इज इक्वल टू 0। तो 2T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0, तो T1 इज इक्वल टू 2T2। ये आपकी क्या हो गई, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन
4 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। 4 इक्वेशन, 4 अननोन कैन बी सॉल्व, T1, T2, A और A0, चारों के चारों आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, फिर हम और आगे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे।